हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही हमारे भाषा में स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी इकोनॉमी की डिस्कशन करते हैं। आज इकोनॉमी का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा हमारा। एक लेक्चर में हम इकोनॉमी खत्म कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, हमने आपकी प्री के लिए एक क्रेश कोर्स भी स्टार्ट करें, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। उसके वीडियोज़ हैं उसमें डिसकंटिन्यू नहीं होंगे, क्योंकि उसके वीडियोज़ हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड किए हुए हैं। तो डेली के 2 वीडियोज आपको उसमें करवाए जाएंगे। उसके अंतर्गत आपके बिल्कुल पूरा सिलेबस है, सिलेबस करवाया जाएगा आपको प्री के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत आपके 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, इनके वीडियोज प्लस नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसके अंदर इसमें अंतर्गत वो 20 वीडियो पॉलिटी के हैं, 10-10 वीडियो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हैं, 10 इकोनॉमी में हैं और 10 ही साइंस टेक के हैं, कुछ इन्वायरमेंटल के। ये वीडियोज आपको शेयर किए जाएंगे। और डेली के 2 वीडियो, 1 जनवरी से आप पॉलिटी और हिस्ट्री के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। और इनके नोट्स भी आपको शेयर करते हैं ग्रुप में, एक नोट्स दे सकते हैं पीटी के लिए। हमने पॉलिटी के नोट्स शेयर किए, बहुत ही पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्री, चाहे स्टेट पीसीएस है चाहे यूपीएससी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नोट्स शेयर किए। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, उनको देखिए। और वो सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें आपकी घटना चक्र भी रहेंगी, प्रीवियस के क्वेश्चन, सारी चीज़ें उसमें चलती रहेंगी। और इधर ही हमारी मास्टरी जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें प्री तो आएगी, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी सीक्वेंस से चलती रहेगी। तो इस मास्टरीज के अंतर्गत इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें ज़्यादा ज़्यादा ज्वाइन करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज़्यादा लोग रिवीजन करें। वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल करेगा आपकी। और कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है, क्या क्या चीज़ हम करेंगे उसको देखें। और उसमें हमारी कंडीशन ये है कि आप उसको थोड़ा कमिट होकर सिंसियरली उसको फॉलो करें। सिंसियरिटी से अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा। तो हम महा सीरीज के अंतर्गत हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो रही थी, हम बहुत धीमे हुए हैं इसमें। आज इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति के लेक्चर आपने पढ़ चुके हैं। मौद्रिक नीति का मतलब इकोनॉमी को डिसाइड करने के लिए जो मुद्रा की भूमिका होती है, उसके लिए बनाई जाने वाली नीति। और राजकोषीय नीति इकोनॉमी की एक्टिविटी के संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति, राजस्व के लिए। तो राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? सरकार के द्वारा। ठीक है। और मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई के द्वारा। ठीक है। ये सेंटर, ये सरकार बनाती है इसको, मौद्रिक नीति को आरबीआई बनाती है। और ये दोनों मिलकर के इकोनॉमी का संचालन करते हैं। ठीक है। तो राजकोषीय नीति मुख्य रूप से सरकार की नीति होती है, जो आय व्यय, सरकार क्या व्यय करेगी, क्या आय करेगी, किन स्रोतों पर सरकार व्यय करेगी, किन स्रोतों से सरकार आय करेगी, उसी की जो पॉलिसी है वो है सरकार की राजकोषीय नीति। तो बेसिकली ये आपके पीरी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो हम दोनों तरीके से इसको थोड़ा सा देखते हुए, थोड़ा विस्तार से देखते हुए आगे चलेंगे। तो अगर राजकोषीय नीति की बात करें हम, तो फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार के आय व्यय की नीति, जिसमें सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखना आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को हम कॉमन लैंग्वेज में बजट बोलते हैं। ठीक है। और बजट, नॉर्मली बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको यहाँ से सीखना है, बाकी करंट में उसको जोड़ते हुए पढ़ना है। तो करंट में जब बजट पास होगा, अभी रिसेंटली फरवरी आएगी, तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी हमारा बजट पास होता है। तो 2017-18 में जब सरकार आई, उसने नए चेंजेस किए थे राजकोषीय नीति में। राजकोषीय नीति मतलब बजट को लेकर के नए चेंजेस किए। इसमें इसमें चेंजेस करने सबसे पहले एक चेंज था, बजट को पेश करने की तिथि में चेंज किया गया। ये शंकर आचार्य समिति की सिफारिश से किया था। इसका रीजन मैं बता दूं, पहले हमारा बजट है वो नॉर्मली मार्च में प्रस्तुत होता था, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अभी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जब जैसे ही प्रस्तुत होता था, हमारे पॉलिटी के अंदर प्रोसेस बड़ी होगी कि इसके बाद एक कमेटी को पास जाता, इसको पास होते होते लगभग मई जून हो जाता था। और मई जून तक, यानी कि मई और जून होता जब तक ये पास होता था। अब मई जून के बाद जुलाई आ रही है, इस दौरान मानसून भी आता था। तो मानसून में होली वाली अनियमितता उनका हम तुरंत पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि तब तक बजट अपनी क्रिया में चला गया था। एक कारण तो इसका था। दूसरा कारण ये था कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जबकि सरकार को बजट मिलता था, पैसा मिलता था, वो जून में मिलता था। तो 2 महीने सरकार के वैसे, 2-3 महीने सरकार के वैसे चले जाते थे। इसलिए इसकी डेट में चेंज किया गया, इसकी मार्च से डेट लेके आ गया फरवरी। और इस सरकार का टारगेट है कि इसको जनवरी लेके आए, ताकि हमारी फाइनेंशियल ईयर और हमारी जो नॉर्मल ईयर है वो दोनों एक साथ चल सके। तो इसलिए इसके बजट की डेट है उसमें परिवर्तन किया। और ये शंकर आचार्य कमेटी ने सिफारिश की कि हमें बजट प्रस्तुत करने की डेट है उसमें बहुत परिवर्तन करना चाहिए। तो हमने चेंज किया है, पहले ये मार्च में थी, अब फरवरी में आ गई। ठीक है। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है रियल बजट और आम। पहले आपको पता रियल बजट और आम बजट है, इनका विलय 1921 में हुआ था, क्योंकि सॉरी विलय नहीं, अलग
क्योंकि ब्रिटिश काल के अंतर्गत रेल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई थी और इसमें सरकार का बहुत बड़ा बजट जाता था, चाहे कर्मचारियों को लेकर के, चाहे रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसका अलग से मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से बजट सिस्टम होता है। लेकिन अभी वर्तमान में आम बजट के रूप में इसको लाया गया है। आम बजट के साथ ही आम बजट जो हर सेक्टर, विभाग, सभी चीज़ों से संबंधित एक बजट होता है, उसको हम आम बजट बोलते हैं। रेल बजट स्पेशल रेलवे के लिए बनाया जाता है। तो ये रेलवे का प्रोविजन 1921 में जोड़ा गया था, क्योंकि रेलवे अंग्रेजों के जमाने में एक बड़ा क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो रेलवे उतना बड़ा क्षेत्र नहीं था, उससे और भी आगे और क्षेत्र आ गए, इसलिए इसको आम बजट में दोबारा शामिल करने की बात की गई। दूसरा होता है योजनागत व्यय और गैर योजनागत। अगर इनको हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि इनको समाप्त करने की बात ये थी कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय यानी प्लान्ड और अनप्लान्ड फंड है, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। ये जो दो फंड है, ये ना तो हमारे बजट में कहीं डिफाइंड है, ना ही आईएमएफ के रूल रेगुलर, आईएमएफ के जो प्रोसीजर उसमें, ना ही हमारा एफआरबी एक्ट में है, और ना ही हमारे जीएफआर रूल जो 2017 के आए थे उनमें, जनरल फाइनेंशियल रूल है उसमें भी नहीं है। तो कहीं पर भी इनका प्रोविजन नहीं है, कहीं पर भी इनका प्रोविजन वो नहीं है। तो इस आधार पर इसको हटा दिया गया। योजनागत बजट और गैर योजनागत व्यय नहीं माना जाएगा, अब केवल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में ही इसको डिफाइन किया जाएगा। तो नए चेंजेस किए गए थे 2017-18 नीति में, जो नॉर्मली बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बजट के पार्ट। बजट दो चीज में ध्यान देना, बजट होता है सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट होता है। अब वित्तीय विवरण होता है या तो आय या व्यय। तो इसमें आय का मतलब सरकार को इनकम मिलती है, इनको बोलते हैं रिसीप्ट, और एक होता है व्यय जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये बेसिक बजट का व्यय, आय और व्यय, और किसका, एनुअल फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल 31 मार्च। इसका जो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे बोलते हैं बजट। ठीक है, अब आय की हम बात करें, आय की और व्यय की। आय भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू, और खर्चा भी दो प्रकार होता है, रेवेन्यू और कैपिटल, ये दो प्रकार। अब इन चीजों को ऊपर नीचे जाने से पहले आपको एक बार मैं बताता हूँ कि आप दो चीज समझ लो, रेवेन्यू प्राप्तियां और रेवेन्यू व्यय का मतलब क्या है। देखो, अगर हम कोई चीज लेते हैं या देते हैं, उससे दो चीज में चेंज आ सकता है, या तो हमारी असेट बढ़ सकती है या लायबिलिटी। अगर आपको कोई चीज मिल रही है, कोई चीज प्राप्त हो रही है, तो राजस्व प्राप्तियों के बारे में करते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां यानी सरकार को मिलने वाली प्राप्तियां, यानी वे प्राप्तियां जिससे न तो सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है, यानी कि उनको लेने से ना तो सरकार की कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ती और ना ही सरकार की कोई परिसंपत्ति कम होती है। उस प्रकार की होने वाली प्राप्तियों को हम बोलते हैं राजस्व प्राप्ति, जिससे दो चीजों में ध्यान रखना, एक है लायबिलिटी और एक है असेट। तो जिनको प्राप्त करने से ना तो सरकार की लायबिलिटी है वो कम होती है, और ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही सरकार की असेट बढ़ती है, उन प्रकार की जो प्राप्तियां होती है। जैसे इसमें हो गई इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स है, इसको सरकार को मिल रहा है, इसको प्राप्त करने पर सरकार को उल्टा वापस कुछ नहीं देना पड़ेगा और ना ही सरकार को कुछ बेचना पड़ा, जैसे कोई संपत्ति नहीं बेचनी पड़ी, कोई कंपनी नहीं बेचनी पड़ी। इस प्रकार की जो प्राप्ति होती है उनको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। इसी प्रकार होता है राजस्व व्यय, यानी कि वो व्यय जिनको खर्च करने से न तो सरकार की लायबिलिटी चुकती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियां घटती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरकार ने सब्सिडी दे दी, क्या हुआ कि ये वो होते हैं जिन्हें, जैसे सब्सिडी सब्सिडी अगर सरकार ने मान लीजिए, सरकार का खर्चा तो हुआ है, लेकिन इसके बदले ना तो सरकार को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ना तो सरकार की संपत्ति बढ़ी और ना ही सरकार का कुछ घटा, उत्तरदायित्व नहीं घटा। उस प्रकार के व्यय होते हैं राजस्व। अब आती है पूंजीगत। पूंजीगत में क्या होता है कि जिनके प्राप्ति से जो आपको प्राप्ति होंगी, तो आपको या तो कोई असेट बेचनी पड़ेगी या आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल लोन, अगर लोन से आपको पैसा मिला, वो पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन लोन आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको रीपे करना। या अगर सरकार ने मान लो जैसे एयर इंडिया बेच दी, ये क्या है, सरकार की इनकम तो बढ़ी उसको बेचने पे, लेकिन इसके बदले सरकार की असेट कम हो गई, जो एयर इंडिया सरकार की असेट थी वो चली गई। तो राजस्व मतलब पूंजीगत प्राप्ति का मतलब है जिनसे या तो सरकार का उत्तरदायित्व वृद्धि होती है या असेट। उत्तरदायित्व मतलब जो चुकाना पड़ता है, असेट जो आपकी इनकम बनती है। ठीक है, और एक होता है आपका जो पूंजीगत व्यय, यानी कि जिनको चुकाने से सरकार का या तो व्यय उत्तरदायित्व कम होंगे, जैसे लोन पे कर दिया सरकार ने,
तो उत्तरदायित्व कम हो गया। परिसंपत्ति, या सरकार ने मुख्य रूप से कोई नई संपत्ति खरीदी, उस पर खर्च कर दिया, मान लो कोई नई एयरलाइन खरीदी, रेल भी बना दी, तो इन पे होने वाला खर्चा। तो ये है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। और इसको माइनर रूप से समझना कि उत्तरदायित्व राजस्व का ना तो उत्तरदायित्व परिसंपत्ति से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पूंजीगत का उत्तरदायित्व और परिसंपत्ति से संबंध होता है। इसको जीएफआर रूल 2017 में भी, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के अनुसार इसको विभाजित किया गया कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को निम्न आधार पर परिभाषित किया गया। पूंजीगत व्यय का मतलब है जिसे किसी प्रोजेक्ट के सर्वप्रथम लगाने पर जो खर्च किया जाता है, जैसे मान लो कोई ये रेल बनाई गई है, तो यह रेल बनाने के दौरान जो खर्च किया गया तो एक नई एसेट बनी, तो इसके होने वाले खर्च को क्या माना जाएगा, हम पूंजीगत व्यय। और यदि मान लें रेल तो बना दी, लेकिन इसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्च कर रहे हैं हम, वो हमारा रेवेन्यू खर्च होगा, राजस्व। तो राजस्व व्यय का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट पहले बन चुका है उसके बाद उसके मेंटेनेंस, जैसे सड़क बन गई, अब सड़क के मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, और सड़क बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इस आधार पर इन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो अब आपके मन में दो चीज तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, राजस्व और पूंजीगत का मतलब क्या। तो बजट में दो चीजें होती है, प्राप्तियां तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, व्यय तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यही चीज होती है। अब इनके आधार पर आप बजट को सोचो, और जो डेफिनेशन मैंने बोली है इसके आधार पर उन चीजों को समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं राजस्व, अब देखो राजस्व की बात करूं, ये क्या प्राप्तियां, प्राप्तियों में कि ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी और ना सरकार की असेट घटेगी, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कर, कर से सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं पड़ती, कर तो देना है, हर कर सरकार को फ्री में मिलता है, वो तो सरकार को मिल रही है, तो कर इसमें आएगा। अब कर भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष इनकम टैक्स, निगम कर और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अप्रत्यक्ष में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जो। अब आप प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, वह कर जिसको देने वाला और जिसपे कर लगने वाला दोनों एक ही होते हैं। यानी कि जैसे मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, तो मेरी इनकम पे लगने वाला टैक्स है तो मैं खुद ही पे करूँ। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसको पे करने वाला अलग होता है और जिसको इम्पोज अलग होता है। जैसे आपने नमक का टाटा नमक लिया, तो टाटा नमक पे जो टैक्स है उसका पे तो मैं करूंगा 20 रुपये देकर, 21 रुपये देकर के, क्योंकि उसमें लिखा होता है MRP इंक्लूड ऑल टैक्सेस, तो मतलब मैंने टैक्स खुद में पे किया। लेकिन उसको गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, वो करेगा जो उसको टाटा नमक को बनाने वाली कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी जीएसटी के रूप में। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पे करने वाला अलग होता है और इम्पोज अलग होता है। इम्पोज किस पे होगा, कंपनी पे कौन करेगा, कस्टमर। तो इस प्रकार के टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें एक चीज आपकी समझ में आई होगी कि कर क्या है, कर मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियां है जिनसे सरकार पे कोई चेंज नहीं होता। इसके अलावा गैर कर प्राप्तियां भी होती है हमारे पास, जैसे शुल्क। अब शुल्क लगाने से सरकार का असेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सरकार की इनकम बढ़ती है। जुर्माना, उपहार, दान, इनके मिलने से सरकार की कोई लायबिलिटी चेंज नहीं होती, ना कोई असेट चेंज होती है, बल्कि सरकार की इनकम बढ़ जाती है। इस प्रकार की इनकम को बोलते हैं राजस्व इनकम या राजस्व प्राप्ति। दूसरी होते हैं पूंजीगत। पूंजीगत में एक होता है ऋण और एक होता है गैर ऋण। ऋण में आपको पता है, अगर आपने किसी से लोन लिया 100 रुपये, तो ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको इसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट है 110 रुपये। तो लोन अगर आप लेते हैं तो ये लायबिलिटी होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद उसको पे करना पड़ता है। तो आपको इनकम मिली, लेकिन आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। इस प्रकार की रिसीप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। जैसा कि मैंने भी आपको बताया। एक होती है गेन, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकारी कंपनी को प्राइवेट को बेच दिया। तो इससे क्या, एयर इंडिया जैसे आपने टाटा को बेच दी, तो एयर इंडिया आपकी चली गई, इससे आपकी असेट कम होगी, असेट कम हुई है और आपकी इनकम बढ़ी। यानी कि असेट या लायबिलिटी पर अगर कोई प्रभाव पड़ेगा और उससे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल इनकम कहलाएगी। ये तो है कैपिटल इनकम। इसके अलावा बजट का दूसरा पार्ट होता है खर्चा। इनकम तो आपने देख लिया, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लेना, और इसके क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में बहुत आते हैं प्री में, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैं व्यय की बात करूं, व्यय, राजस्व और पूंजी। अब राजस्व व्यय का मतलब ना तो असेट आगे बढ़ेगी, ना ही आपकी लायबिलिटी। नॉर्मली खर्चा करने से या तो आपकी असेट बढ़नी चाहिए, लायबिलिटी घटनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे अगर सरकार है सब्सिडी दे रही है, तो ये सरकार का खर्च है, सरकार की कोई लायबिलिटी कम नहीं होती इससे, ठीक है। और पूंजीगत का मतलब है कि इस पे खर्च होने से आपकी असेट बढ़ती है या लायबिलिटी घटती है। जैसे आपने ध्यान रखा दो चीज, अगर आपने लोन पे किया है, लोन पे किया तो आपकी लायबिलिटी कम हुई है नहीं, हाँ खर्चा तो हुआ, लेकिन आपकी लायबिलिटी कम हुई। तो ये सारी चीजें आप इसमें मान लें, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक हो गया।
तो बजट के पार्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं बजट। बजट में दो चीज मैंने बताया था, एक तो बजट व्यय और एक बजट प्राप्ति। बजट व्यय को बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर ई, और प्राप्ति को बोलते हैं। अब बजट में टोटल रिसीप्ट यानी कि टोटल प्राप्ति है सरकार की, और टोटल एक्सपेंडिचर, इनके आधार पर अगर हम बात करें, अगर सरकार की रिसीप्ट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो ये सरकार क्या हो गई, सरप्लस हो गया, यानी सरकार के पास प्राप्ति ज्यादा हुई। तो रेवेन्यू यानी प्राप्तियां। तो अगर आपकी प्राप्तियां अगर आपके खर्चे से ज्यादा है तो आप है बजट सरप्लस में, इसको बोलते हैं बजट अधिशेष, ठीक है। और यदि आपकी व्यय और प्राप्तियां दोनों बराबर है तो यह है बजट संतुलन, और यदि आपका व्यय ज्यादा है प्राप्तियों से, यह है बजट। तो बजट डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये है बजट घाटा। अब आगे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू को हम थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, दो एक्सपेंडिचर होता है, एक तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर और एक सेकेंडरी एक्सपेंडिचर। दूसरा, प्राप्तियों में दो प्राप्तियां होती है, एक प्राइमरी प्राप्तियां और एक सेकेंडरी प्राप्तियां। अब प्राइमरी प्राप्तियों की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी प्राप्ति वे प्राप्तियां डायरेक्टली सरकार खुद रिसीव करती है बिना किसी की लायबिलिटी की। और सेकेंडरी जो सरकार मार्केट बोरोइंग करती है, उधार लेती है, वो आपकी सेकेंडरी प्राप्ति होती है। इसी मतलब प्राइमरी एक्सपेंडिचर जो सरकार का प्राइमरी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे सरकार मुख्य रूप से अपने खर्चों के लिए व्यय करती है, वो प्राइमरी एक्सपेंडिचर होता है। और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर जो सरकार के पास अपनी, सरकार आपको पता है लोन वगैरह लेती है, उनको पे भी करना पड़ता है, तो वो सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट है इस मामले में। क्योंकि अगर आपने किसी से लोन लिया तो पहले आप घर की जरूरत पूरा करोगे तब पे करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी इस तरीके से। अब इनको देखो फॉर्मूले को कैसे रखा गया, जैसे अगर मैं प्राइमरी रिसिप्ट निकालूं, अगर मैं प्राइमरी रिसिप्ट निकालूंगा, इसका मतलब क्या है, टोटल रिसिप्ट माइनस सेकेंडरी रिसिप्ट। अगर मैं टोटल में से ये घटा दूंगा तो आपकी ये बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्राइमरी रिसिप्ट बराबर क्या है, टोटल रिसिप्ट माइनस आपकी सेकेंडरी रिसिप्ट, ठीक है। इतना ध्यान रखें। इसी प्रकार देखो इस फॉर्मूले को देखो, इसी प्रकार अगर मैं प्राइमरी इंटरेस्ट निकालूंगा, या मैं क्या बोलूं, अगर मैं इसको निकालूंगा, इसको एक मिनट ध्यान रखें, अगर मैं ये एक चीज ध्यान रखें, इसमें होगा ये प्राइमरी एक्सपेंडिचर। अगर मैं प्राइमरी एक्सपेंडिचर निकालूंगा, प्राइमरी एक्सपेंडिचर ये निकाला है मैंने, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, सही बात है या नहीं, ये आपका प्राइमरी एक्सपेंडिचर है। तो ये बेसिकली समझ गया। अब आगे हम निकालते हैं राजकोष। देखो मार्केट बोरिंग, जो सरकार अपने, जैसे सरकार को मान ले रेवेन्यू हुआ सरकार का 80 रुपये, और सरकार ने खर्च किया 100 रुपये, सरकार ने 20 रुपये कहाँ से खर्च किए, उधार लेकर के। और जो सरकार मार्केट से उधार लेती है उसको बोलते हैं मार्केट बोरिंग। तो ये सेकेंडरी रिसीप्ट होती है सरकार की, मार्केट बोरिंग होती है। अब मार्केट बोरिंग में दो होती है, एक तो आपने सुना होगा ग्रॉस मार्केट बोरिंग, और एक नेट मार्केटिंग बोरिंग। ग्रॉस मार्केटिंग का बोरिंग का मतलब सरकार की टोटल उधार जो सरकार लेती है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से मान लें 100 रुपये उधार लेते हो, और वो व्यक्ति एक्स जगह पे रहता है, जब आप इससे उधार लेने 100 रुपये गए तो बीच में आपके 5 रुपये और खर्च हो गए, आपका खर्च आ गया बीच में कोई। तो इसी प्रकार से ग्रॉस मार्केट बोरिंग में सरकार का जो, सरकार मान लें उधारी लेने के लिए जो इक्विपमेंट जारी करती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कुछ बना बॉन्ड जारी करेगी, उस पर सरकार का जो खर्चा होता है उसको घटा करके सरकार का जो नेट प्राप्तियां होंगी उसकी नेट मार्केट बोरिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझो इस चीज को, इस चीज को ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएगा। जैसे आपके मम्मी पापा ने मान लें आपको 1000 रुपये भेजे, और बोला कि आप दिल्ली में आने वाली इस बस से 1000 रुपये रिसीव कर लेना। लेकिन दिल्ली में ये टोटल आपके मम्मी पापा ने उधार लेके भेजे किसी से 1000 रुपये, लेकिन जैसे ही आप गए तो आपको इसको लाने में ही 50 रुपये आपका खर्च हो गया, बस का किराया, आने जाने का खर्चा। तो आपको टोटल कितने मिले फिर, 950 रुपये। तो ये नेट मार्केटिंग बोलेंगे, क्योंकि 50 रुपये उधार लेने के दौरान आपके खर्च हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से सरकार जब उधार लेती है तो उस पर आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंट करती है, उनको इशू करती है, उसमें सरकार का जो खर्च होता है उसको घटाने के बाद जो उधारी बचती है उसको बोलते हैं नेट मार्केट बोलेंगे। देखो राजकोषीय नीति के अंतर्गत टर्मोलॉजी जरूर समझना। अब आते हैं हम राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है कि हम टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार 1000 रुपये खर्च किया, ठीक है, और इसमें से सरकार को जो प्राइमरी रिसिप्ट मिली उसको घटाने के बाद जो उसका खर्चा हो, जैसे मान लो सरकार ने 100 रुपये, एक मिनट एग्जाम्पल समझो, थोड़ा सा जल्दीबाजी मत समझो। देखो नॉर्मली राजकोषीय घाटे का मतलब मार्केट प्लान, फिस्कल डेफिसिट मीन मार्केट प्लान। जैसे सरकार ने बताया 100 रुपये सरकार की रिसिप्ट है, नहीं
सरकार की रिसीप्ट है 80 रुपये और सरकार ने खर्च किए 100 रुपये, यानी कि सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 रुपये। सरकार की टोटल रिसीप्ट कितनी 80 रुपये, तो 20 रुपये सरकार ने जो ये खर्च किए होंगे ये कहाँ से किए होंगे, उधार लेकर। तो यही तो आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसीप्ट। ये प्राइमरी रिसीप्ट सरकार की जो खुद की है, ये सेकेंडरी रिसीप्ट लोन है, तो लोन ही तो निकालना है। तो प्राइमरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसीप्ट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। समझ गए? अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, क्या समझ में आ गया? अब इसको आगे सॉल्व करते थे। आगे सॉल्व कैसे करते हैं? फिस्कल डेफिसिट, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसीप्ट, टोटल आपका 100 रुपये खर्च किया, आपकी रिसीप्ट हुई 80, 20 रुपये आपको फिस्कल डेफिसिट है। ये कहाँ से प्राप्त किया आपने? सेकंड रिसीप्ट है, और सेकंड रिसीप्ट क्या है आपकी? मार्केट बोरोइंग। अतः फिस्कल डेफिसिट, तो टोटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे लिख देंगे? टोटल एक्सपेंडिचर, और जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइमरी रिसीप्ट कैसे लिखेंगे, तो टोटल रिसीप्ट माइनस सेकेंडरी रिसीप्ट बराबर में क्या क्या लिख दूँ? प्राइमरी रिसीप्ट। सही बात है नहीं है? तो इस फॉर्मूले को मैं उठा के यहाँ रख दूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट माइनस सेकेंड रिसीप्ट। अब ये इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये माइनस वाला माइनस हो जाएगा और अंडर माइनस का बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट इज इक्वल टू आपकी सेकेंड रिसीप्ट। अब देखो ये नीचे आएगा टोटल। अब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट क्या कहलाती है? आपकी बजट घाटा, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट इज इक्वल टू बजट घाटा। ऐसे बजट घाटा होता है। इस दोनों की जगह हम क्या लिख दूंगा? बजट घाटा। और सेकंड रिसीप्ट की जगह क्या लिख दूंगा? मार्केट बोरिंग, क्योंकि सेकंड रिसीप्ट क्या है? ये क्या है? ये सेकंड रिसीप्ट क्या है? आपकी मार्केट बोरिंग। तो इस आधार पर अब आप यहाँ देखो बीडी प्लस एमबी। अब बीडी ये जो बजट घाटा का प्रोविजन था ये घटा दिया, क्योंकि बजट में जो घाटा होता है उसको मार्केट बोरिंग से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बीडी जब हम हटा देंगे, बीडी हो गया आपका 0, तो क्या बचेगा? एफडी बराबर एमडी, यानी कि टोटल दोबारा संतुष्ट होकर मैं फॉर्मूला पे दोबारा बताता हूँ। दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी, तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों के फॉर्मूले समझ नहीं आता और एक क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे एक तो होता है बजट घाटा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव बराबर क्या होगा? बीडी। समझ? एक होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल आपका एक्सपेंडिचर हुआ है और उसमें से आपकी प्राइमरी रिसीप्ट, ये तो खुद की है, ये प्राइमरी रिसीप्ट, ठीक है, ये आपको फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि ये शेष इनका जो बचा है ये आपको मार्केट से डाल दिया, ये फिस्कल डेफिसिट है, ये आपका घाटा होगा क्योंकि आपने कहीं कहीं से इसकी पूर्ति करी है। अब टोटल एक्सपेंडिचर को तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर दे दूंगा माइनस अब प्राइमरी रिसीप्ट। प्राइमरी रिसीप्ट बराबर क्या होता है? टोटल रिसीप्ट माइनस सेकेंडरी रिसीप्ट, है नहीं है? तो इसकी जगह मैं ये रखूंगा, तो यहाँ ये रखूँ, क्या रखा? ब्रैकेट में टी आर माइनस एस आर, ठीक है ना? ये रखा है ना, ये एफ डी चल रहा है आपको। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा, टी ई, ये माइनस हो जाएगा टी आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एस आर। तो ये हो गया टोटल आपका बी डी, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, इसको यहाँ रख देंगे, तो हो गया बी डी। तो बी डी प्लस एस आर का मतलब होता है मार्केट बोरिंग। अब बी डी आपका खत्म हो गया, 0 कर दिया, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू आपकी मार्केट बोरिंग। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है मार्केट बोरिंग। समझ गए? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का सूत्र होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राथमिक प्राप्ति, ये आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। जब सरकार का ये घाटा पूरा हो जाता है तो सरकार इस घाटे की पूर्ति किसका माध्यम से करती है? बेज ऑन मीन्स। बेज मीन्स क्या होता है? कि भारत सरकार की वित्तीय प्रणाली नई जो नई अपनाई है, इसके अंतर्गत यह है कि वित्त के घाटे की पूर्ति करने के लिए जो घाटा हुआ है इसकी पूर्ति करने किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई। अब आरबीआई इसमें क्या करती है कि 75% हिस्सा प्रयोग करने पर शेष राशि भुगतान सरकार प्रतिभूति के माध्यम विक्रय पश्चात राशि पर। इसमें क्या होता है? जिसकी स्वीकृति राशि 75% प्रयोग करती है। जैसे आरबीआई क्या करती है आजकल कि सरकार का जो घाटा है उसके लिए अलग से प्रोविजन रखती है, और उसमें क्या है? सरकार का फंड होता है। अब सरकार के फंड से सरकार ने माला आरबीआई के पास जमा किया, उसमें से 75% जो राशि है वो सरकार को दे देगी, इससे सरकार अपने घाटे को पूरा कर लेगी। और शेष 25% जो राशि है इसकी वजह मतलब 100 रुपये सरकार का घाटा हुआ, 75 तो सर आरबीआई ने देती है खसे जहाँ सरकार ने जमा करवाए, बच्चे सरकार के कितने? 25 को बाजार में क्या करेगी? सरकारी प्रतिभूति जारी करेगी, वहां से पैसा लेगी और पैसा लेने के बाद सरकार को पे कर देगी। अब इन सरकारी प्रतिभूतियों पर जो ब्याज होगा वो सरकार पे करेगी। तो इस प्रकार को आरबीआई द्वारा सरकार के घाटे की पूर्ति करने के लिए जिस सिस्टम को अपनाया जाता है वो है बेज ऑन मीन्स।
इस बेस ऑफ मीन्स में आपको आरबीआई को ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटीज है, मतलब सरकार को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज इनको होती है, यानी कि ओवरड्राफ्ट कर सकती है। जैसे इन्होंने थोड़े बहुत रखे, मान लें इन्होंने जो पैसे रखे उसमें, और जो भी पैसे इन्होंने रखे हैं इन दोनों ने, इसमें एक चीज ये हो गई कि सरकार जो इसमें जमा कराती है बेज एंड मीन्स में कि भाई मैं घाटे के टाइम पे, अब इसमें सरकार ने 100 रुपये रखे और सरकार ने निकाल दिया 150। ओवरड्राफ्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आरबीआई देती है किसको, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को, लेकिन इसमें 10% इंटरेस्ट लेती है किससे, केंद्र सरकार से, और 10 दिन या 14 दिन मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट दे सकती है, 10 या 14 दिन के लिए। और जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है आरबीआई ही उसमें ब्याज दर ज्यादा लेती है, रेपो रेट से भी ज्यादा ब्याज दर लेती है। रेपो रेट वह रेट होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को उधार देती है, उससे भी 2% ज्यादा। तो बेज एंड मीन्स जो प्रोसीजर होती है जिसकी मदद से सरकार की बजटीय घाटे की स्थिति निपटान करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकार को सहायता दी जाती है। इसमें सरकार के जो आरबीआई के पास जमा होता है उसको सरकार जो आरबीआई का हिस्सा होता है, सरकार का जो हिस्सा होता है आरबीआई के पास वो देती है, और उसके अलावा जो चाहिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, और उसमें उसको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है सरकार को। ठीक है, बेज एंड मीन्स समझ। इसके बाद आता है राजस्व घाटा, ऑब्वियसली, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट नॉन एज राजस्व घाटा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, चाहे सरकार को कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुझे लगता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार की कोई नई एसेट बनेगी, सरकार का ब्याज कम होगा, सरकार का लोन कम लेना पड़ेगा, सरकार की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। तो असेट में जो खर्च किया जाता है, पूंजीगत खर्च होता है, वो असेट का क्रिएशन करता है। जैसे मान लो सरकार ने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार ने सड़क बनाने में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे सरकार लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक गतिविधि। लेकिन सरकार ने सब्सिडी में खर्च कर दिया, तो जिस व्यक्ति को सब्सिडी दी है वो खा पी करके बरी हो जाता है, उसका फायदा पूरी इकोनॉमी में नहीं मिलता। और सब्सिडी है वो राजस्व में आता है, इसलिए सरकार को समयंतर राजस्व को कंट्रोल करना चाहिए। अब आता है एफआरबीएम एक्ट। देखो वो क्या रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी 1970-80 के दशक के बाद जो भी सरकार आती थी, खर्चा 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 करती जा रही थी, यानी घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी इकोनॉमी में अगर घाटा ज्यादा होता है, अगर सरकार घाटे में होती है किसी देश की और वो चुकाने में असक्षम होता है तो दबाले भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी साख सृजन क्षमता गिर जाएगी। तो हमारे यहाँ घाटे को कंट्रोल करने के लिए और राजकोषीय व्यय को थोड़ा अनुशासनात्मक बनाने के लिए सरकार ने एफआरबीएम एक्ट 2003 लेके आई, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। यानी कि किसी भी विकासशील देश में एक बात तो सही है कि राजकोषीय घाटा होना सही बात है। जैसे अगर भारत सरकार है तो राजकोषीय घाटा का मतलब सरकार व्यय ज़्यादा करे, और बिल्कुल सही बात है, सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य देश के विकास में ज़्यादा व्यय करना चाहिए, तो घाटा होना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु ये घाटा अगर जैसे मान लो 100 रुपया सरकार की 100 रुपये प्राप्ति हुई और 120 रुपये सरकार का खर्च हो गया, तो ये 20 रुपये का खर्च अगर सरकार निवेश में कर रही है तो अच्छी बात है। जैसे मान लो शिक्षा में करे, स्वास्थ्य में करे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर यही 20 रुपये सरकार सब्सिडी में, दान देने में, चंदा माफ करने में, ऐसी जगह खर्च करे तो बेकार बात। इसलिए बोला गया कि ये बात तो सही है कि राजकोषीय घाटा रह ले, लेकिन अगर राजकोषीय घाटे में जो अंतर आता है, अगर वो राशि विकास में कार्यों में खर्च की जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि वो राशि विकासात्मक कार्यों पर खर्च नहीं की जाती, जैसे 1970 से लेकर के 1980-90 के दशक में यही घटना हुई कि हम लोन लेते गए, लेकिन उसका खर्च है वो हम गरीबी हटाओ में, लोन माफ करने में, सब्सिडी देने में, इनमें खर्च करते चले गए। तो इससे मार्केट में रुपया तो ज़्यादा आ गया, लेकिन कोई नई एक्टिविटी, नई आर्थिक एक्टिविटी नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत संभावना आई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। अगर सरकार इसको कोई पूंजीगत इन्वेस्टमेंट करती तो नई परिसंपत्ति बनती, नई असेट बनती, कोई कंपनी स्थापित होती, कोई सड़क बनती, कुछ रोजगार मिलता, लोगों की इनकम बढ़ती, लोग डिमांड करते, आर्थिक एक्टिविटी बढ़ती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से 1991 में हम क्या हो गए, हमारा इतना ज़्यादा लोन चला गया कि हम ऋण जाल की स्थिति में फंसने आ गए। और इसीलिए हमारी समझ में आ गया कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए हमने राजकोषीय जो डिसिप्लिन है उसको लाने के लिए 2003 में ये एक्ट डिसाइड किया, एफआरबीएम एक्ट। और एफआरबीएम एक्ट जब 2003 में आया था तो इसमें ये बोला गया कि 2008 तक हम राजस्व घाटे को जीडीपी का 0% कर देंगे, अर्थात 2008 तक हम जीडीपी जो राजस्व घाटा है जो हमारे लिए नुकसानदायी है, क्योंकि राजस्व घाटा से इकोनॉमी में एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, फ्री का घाटा होता है, ये सरकार चंदा सब्सिडी में खर्च करती है। तो बोला गया कि इसको 2008 तक खत्म कर देंगे। और राजकोषीय घाटा जो जरूरी है, क्योंकि वो तो देश के विकास में, असेट मैनेजमेंट में बहुत सारे राजकोषीय घाटा उधारी होती है, क्योंकि सरकार को विकासशील देशों में सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो राजकोषीय घाटा रहेगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा। और कितना, 2009 तक उनको 3% पर लाए।
ये लक्ष्य डिसाइड किया था जब FRBM एक्ट 2003 बना। लेकिन जैसे लक्ष्य की बात कर रहे थे 2008 में आ गई आर्थिक मंदी। और दोस्तों आर्थिक मंदी में सरकार को खर्च करना पड़ता है, चाहे लोगों को लोन देना पड़े, सब्सिडी देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आर्थिक मंदी में निवेश सरकार को ही करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं करता। तो मंदी में सरकार निवेश करती है या तो मांग बढ़ाने के लिए करेगी या उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश करेगी तो सरकार जो उत्पादक होते हैं उनको सब्सिडी देगी, और मांग बढ़ाने के लिए करेगी सरकार जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको सब्सिडी देगी। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही ये लक्ष्य 2008 में सरकार को खर्च करना पड़ा, जिसकी वजह से सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। इसके बाद 2012 में इसमें पुनः संशोधन किया कि भाई अब चलो, अब तो मंदी भी निकल गई, दोबारा संशोधन किया गया और प्रभावी राजस्व घाटा नाम का एक नया प्रोविजन जोड़ा गया। राजस्व घाटा और एक प्रभावी राजस्व, इस नाम से नई अवधारणा लाई गई और ये कोशिश की गई कि राजस्व घाटा तो नहीं, लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा को 2015 तक हम जीडीपी का 0% कर दें। अब नया कॉन्सेप्ट आया और प्रभावी राजस्व घाटा का क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? सरकार है जो दान, दक्षिणा, सब्सिडी इन पे खर्च करती है, या जो राज्य सरकार है इनको जो अनुदान देती है, अनुदान होती है, राज्य सरकार को जो अनुदान दी जाती है, ग्रांट दी जाती है, वो भी सरकार का राजस्व घाटा होता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा में ये बोला गया कि केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों को जो अनुदान देती है, इन अनुदानों पर जो व्यय होता है, मतलब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान दिया तो ये सरकार का तो राजस्व घाटा होगा, केंद्र सरकार का। तो लेकिन जिस राज्य को ये अनुदान मिला है, अगर उसने शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी कोई पूंजीगत खर्चे पे कर दिया, मतलब पूंजीगत खर्चे पे कर दिया, तो उसको हम घटा देंगे। अर्थात राजस्व घाटा सरकार का था, किसी स्टेट को उसने अनुदान दिया, लेकिन उस स्टेट ने वो राजस्व व्यय करने की बजाय पूंजीगत व्यय कर दिया, तो उस व्यय को राजस्व व्यय में से घटा दिया जाएगा। उस व्यय को राजस्व घाटे व्यय में से घटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को बोला गया प्रभावी राजस्व घाटा। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाऊं। देखो, मान लें अगर टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ये ज़्यादा है, वैसे मान लें सरकार की 120 क्या है खर्चा, 100 सरकार की है। अब 120 सरकार का जो खर्चा हुआ है, इसमें से 60 रुपये सरकार ने कहाँ दिया? ये मतलब सरकार घाटा कितना हुआ? 20 रुपये। इसमें 120 में से 60 रुपये सरकार ने राज्यों को दिए अनुदान के रूप में, तो सरकार का राजस्व घाटा हो गया। और राज्यों को अनुदान दिया, किसी राज्य ने 10 रुपये इसमें से पूंजीगत व्यय कर दिया, पूंजीगत व्यय किसी संपत्ति में निवेश कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये 10 रुपये इस 20 रुपये में से घटा देंगे, तो जो बाद में जो 10 रुपये बचेगा वो होगा आपका प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, यानी कि राजस्व घाटे में से उस व्यय को घटा देना जो राज्यों को अनुदान के रूप में दिया गया था, लेकिन राज्यों ने उसे पूंजीगत व्यय में खर्च किया, उस व्यय को घटाने के बाद जो खर्चा बचेगा वो होगा आपका प्रभावी राजस्व घाटा। 2015 में 16 में सरकार ने इसी FRBM एक्ट की FRBM एक्ट है जो 2012 में संशोधन किया गया था। 2015 में सरकार ने पुनः इसका रिव्यू करने के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। NK सिंह आपको पता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट भी हैं इकोनॉमी के। तो NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी और जिसके बाद 2017 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस NK सिंह समिति ने कहा कि 2020 तक सरकार को प्राथमिक घाटा 0% हो जाना चाहिए। प्राथमिक घाटा बताएंगे हम। और ऋण जीडीपी अनुपात, देखो सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ऋण लेती है, अगर मान लो भारत जीडीपी है 5 ट्रिलियन की और सरकार ने 1 ट्रिलियन अगर ऋण ले रखा है, तो इसका मतलब 20:50, 20:100 हो गया। 20 सरकार का लोन है और ये हो गया ऋण। जीडीपी मतलब सरकार का टोटल ऋण अब तक जो लिया है और उसकी जीडीपी, उसका जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं ऋण जीडीपी अनुपात। तो बोला गया कि ऋण जीडीपी अनुपात है वो 60 होना चाहिए, 60%। 60 में 40 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20 स्टेट का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का तो उधारी होती है। तो ये है ऋण जीडीपी। और राजकोषीय जो घाटा है वो 2.5% तक होना चाहिए 2023 में, ये लक्ष्य डिसाइड किया 2023 में। और राजस्व घाटा 0.8% होना चाहिए। और इस समिति ने राजकोषीय भुगतान में बढ़ावा देने के लिए, निगरानी करने के लिए ये बोला गया कि बेस एंड मीन्स के सिस्टम के बजाय एक अलग से स्वायत्त एजेंसी बनानी चाहिए, क्योंकि जो RBI सरकार के अभी इन खर्चे की पूर्ति करती है, सरकार को घाटे की पूर्ति से निपटान करती है, या सरकार को घाटे की स्थिति में जो फंड देती है, RBI के पास खुद के पास अलग 18 काम होते हैं, बहुत सारे काम हैं।
तो सारे आरबीआई के पास ज़्यादा काम होता है। ऐसी स्थिति में आरबीआई अच्छे से उस खर्च को मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए अलग से एक कमेटी एजेंसी बनानी चाहिए जो इन सरकारी खर्चों को देख सके। तो इसका प्रोविजन दिया गया था पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट समिति, एनके सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की। तो जो वेज एंड मीन्स के अंतर्गत हम कर रहे थे कि ऐसे करें, तो इसके लिए सरकार की बजट यानी कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट को सरकारी जो ऋण है उसको कैसे चुकाया जाए, आरबीआई उसको कैसे सहायता दे, उसके लिए एक एजेंसी गठन की प्रोविजन किया गया इस एनके सिंह समिति। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट की वही कमेटी, यानी कि वर्तमान में सरकारी ऋण का प्रबंधन आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति है। ऐसी स्थिति में सरकारी ऋण का प्रबंधन आरबीआई ढंग से नहीं कर पाता, इसलिए एक अलग से स्वायत्त संस्था के रूप में हमने पब्लिक डेट मैनेजमेंट कमेटी की बात की। और ये बोला गया कि ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट कमेटी स्वायत्त कमेटी होगी और सलाहकार के रूप में भूमिका निभाएगी। लेकिन इसको सलाहकार इसलिए रखा गया क्योंकि आरबीआई खुद एक वैधानिक संस्था है, और अगर पब्लिक डेट मैनेजमेंट ये भी ऋण देने वाली संस्था है, आरबीआई भी ऋण देने वाली संस्था है, अगर दोनों ही वैधानिक संस्था है तो इनमें टकराव हो सकता है, इसलिए एक को सलाहकारी रख दिया, एक को वैधानिक रख दिया। तो आरबीआई है वो वैधानिक है और ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट समिति है, ये एजेंसी है, ये मुख्य रूप से एक सलाहकारी संस्था के रूप में बनाई गई। हालांकि ये अभी स्वायत्त होकर के नहीं बनाई गई, अभी ये आरबीआई के किसी आरबीआई में एक सेल बनाई गई अलग से, उस सेल का नाम है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। अब आता है प्राइमरी घाटा। ये अब तक कोई चीज अगर समझ में नहीं है कमेंट जरूर करना। प्राइमरी घाटे की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी घाटे के अंतर्गत देखो प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली तो अगर पूरी डेफिनेशन से जाओ प्राइमरी एक्सपेंडिचर और प्राइमरी शीट, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी शिफ्ट। तो एक चीज़ है, अब इसको इसको बोलते हैं प्राइमरी घाटा। प्राइमरी घाटे की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी घाटा मतलब प्राइमरी रिसीव्ड प्राइमरी एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसीव्ड, ये हो गया प्राइमरी घाटा। अब प्राइमरी इसको मैं एक चीज़ से कर, इसको अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व करने से क्या आएगा, प्राइमरी इसकी जगह मैं क्या लगूंगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, इसके बराबर तो क्या होगा ये, और माइनस प्राइमरी रिसीप्ट। अगर मैं बात करूँ इसमें देखो, ठीक है, इसको मैंने लिखा है, सही नहीं लिखा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस पी आर, अब इन दोनों को साथ में लिखूंगा मैं, इन दोनों को टोटल एक्सपेंडिचर माइनस पी आर प्राइमरी रिसीप्ट माइनस आई पी, इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट। हमने फिर से फॉर्मूले में पढ़ा, ये होगा एफ डी फिस्कल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, आई पी बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट पेमेंट, ये क्या हुआ आपका प्राइमरी डेफिसिट। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने ये लिखा है। दोबारा मैं फॉर्मूला समझा था, उसको आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो प्राइमरी एक्सपेंडिचर माइनस प्राइमरी रिसीव्ड बराबर होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, सी बात। और अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर अगर हम निकालना है तो हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, सेकेंडरी एक्सपेंडिचर की जगह हम क्या लिख देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, हमने पढ़ा था। तो टी ई माइनस आई पी बराबर हो जाएगा आपका पी ई, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये रख लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, तो टी ई माइनस आई पी माइनस पी आर, इन दोनों को मैं एक साथ रख लूँगा, टी ई माइनस पी आर माइनस आई पी, और इसकी जगह क्या लिख दूँगा फिस्कल डेफिसिट माइनस आई पी, फिस्कल डेफिसिट माइनस आई पी इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। यानी प्राथमिक राजकोषीय घाटे में से अगर मैं आईपी इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दूं तो आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ थी। तो अगर सरकार की कुछ फाइनेंसिंग चीज़ें देखें तो सरकार का राजकोषीय घाटा का डेट देख लो, क्योंकि 2021 में सरकार का राजकोषीय घाटा फिर बढ़ गया क्योंकि कोविड-19 आया, सरकार को खर्च करना पड़ा। ऋण जीडीपी अनुपात अभी भी हमारा 61% है। एनके सिंह समिति ने सिफारिश की 2023 तक 2.5% की, लेकिन अभी तक हम कर नहीं पाए, और सरकार ने इसके लिए 2-3 चीज़ें प्रोविजन किए हैं। वही सरकार का ज़्यादा खर्च हो रहा है, सरकार की मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, एफआरबी के लक्ष्य प्राप्त नहीं करे, चैलेंजेस, तो उनकी बात हो रही है। यह था सरकार का राजकोषीय बजट सिस्टम था, बेसिकली बजट के कीपर थे। इसके बाद राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार का दूसरी चीज आती है टैक्स।
टैक्स की बेसिक बात करते हैं तो हर नागरिक जो क्षेत्र में रहता है उसके लिए अनिवार्य भुगतान होता है नागरिक या संस्था को, और इसके बदले वो किसी सेवा की उम्मीद नहीं रखता। जैसे कोई कंपनी काम करती है और उसकी इनकम होती है, उसके बदले उसको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन कंपनी सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रख सकती, तो वो होती है मुख्य रूप से टैक्स। अब टैक्स दो प्रकार के होते हैं, लेकिन टैक्स की प्रणाली, टैक्स लगने की प्रणाली देखो थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। एक होता है प्रतिगामी टैक्स, एक होता है आनुपातिक और एक प्रगति। प्रतिगामी का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इसका मतलब प्रोपोर्शनेट, और इसका मतलब प्रोग्रेसिव। प्रतिगामी टैक्स सिस्टम में होता है कि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी टैक्स रेट घटती जाएगी। जैसे अगर 5 लाख पे 10% टैक्स लग रहा है, 7 लाख पे 8% टैक्स लगेगा, 10 लाख पे 5% टैक्स लगेगा। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी टैक्स रेट घटती जाएगी। ये है आपका प्रतिगामी, जो मुख्य रूप से राजतंत्र सिस्टम में लिया जाता था कि जो जितना अमीर होगा उतना कम टैक्स लेगा। तो ये होता है प्रतिगामी टैक्स। और प्रतिगामी कर प्रणाली में असमानता बढ़ती है, यानी कि जो जितना ज़्यादा अमीर है उससे कम टैक्स लेंगे तो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, और जिसकी इनकम जितना ज़्यादा कम है उससे उतना टैक्स लेंगे तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो प्रतिगामी टैक्स से इनकम में इनइक्वलिटी बढ़ती है। दूसरा टैक्स है अनुपातिक। अनुपातिक प्रणाली क्या होता है कि आपकी इनकम कितनी हो, चाहे घट या बढ़, आपको एक फिक्स टैक्स रेट देनी पड़ेगी, आपको एक फिक्स परसेंट है वो टैक्स का देना पड़ेगा। उस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं अनुपातिक टैक्स। चाहे आपकी इनकम 10 लाख है तब भी 10% देना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम 20 लाख है तब भी 10% देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं प्रतिगामी टैक्स, मतलब अनुपातिक टैक्स। और एक होता है आपका प्रगतिशील। प्रगतिशील में क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट बढ़ जाएगी। जैसे भारत में ये समानता स्थापित करता है, जितने ज़्यादा अमीर है उससे उतना ज़्यादा टैक्स। जैसे 2.5 लाख तक है आपको 0% टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक परसेंट है आपको 5%, 5 से अगर 10 है तो आपको 7.5%, 10 से 20 है तो आपको 20%, 20 से 30 है तो आपको 30%, और उससे तो जैसे जैसे आपकी इनकम जितनी लाख बढ़ती जाएगी इतना बढ़ती जाएगी, उसी अनुपात में आपका टैक्स है वो भी बढ़ती चला जाएगा। उस प्रकार की प्रणाली बोलते हैं प्रगतिशील। तो ये चीज ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया। प्रगतिशील वाला है वो यूपीए पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, बहुत सारे लोग उसको गलत भी करके आए थे। इसके बाद आप सुनते हैं लॉफर वर्ग। लॉफर कर्व के बारे में आपने सुना होगा। लॉफर कर्व ये बताता है कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में अंतर बताता है। ये क्या कहता है, लॉफर कर्व कहता है कि जब हम पहली बार जब टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे, जैसे अगर आप 10 लाख पे अगर 5% ले लो और 10 लाख पे अगर आपने 10% कर दिया तो आपको टैक्स बढ़ जाएगा, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप अगर टैक्स की रेट बढ़ाते हो शुरू में आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो टैक्स रेवेन्यू घटना चालू हो जाएगा। अगर आप उसके बावजूद भी टैक्स रेट बढ़ाते रहे तो आपका टैक्स रेवेन्यू घट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग अगर ज़्यादा आप टैक्स रेट करते रहे तो लोग आपके टैक्स की चोरी करने लग जाएंगे, उसको छुपाने लग जाएंगे, इससे आपका टैक्स रेट तो टोटल रेवेन्यू घट जाएगा। अगर आपने टैक्स रेट बढ़ा दी तो ज़्यादा टैक्स होने की वजह से लोग उसको पे नहीं कर पाएंगे, तो आपका टैक्स टोटल रेवेन्यू घटने लग जाएगा। तो यही होता है लॉफर वर्ग। लॉफर वर्ग कहता है कि जैसे जैसे अगर हम टैक्स रेट बढ़ाते हैं शुरू में आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बीच में अगर कंटिन्यू बढ़ाते रहे एक टाइम के बीच में से डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा लॉफर वर्ग। अब दो चीज शब्दावली सुन लो, एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। दोनों को चीजें सुन लो। सेस मुख्य रूप से क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों टैक्सों पर लगता है कर पे कर। जैसे मान लें जैसे 100 रुपया आपका टैक्स, तो इसमें 4% टैक्स लग गया, इस पर लगेगा 4% बनेगी इनकम पे। तो अगर आपसे मान लो आपकी 1 लाख इनकम है, 100 रुपया आपकी टैक्स है, तो उस टैक्स पे 4% टैक्स लग जाएगा, यानी 104 रुपये। तो सेस विशिष्ट उद्देश्य, जैसे मान लो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए तो आरटी एक्ट लागू हुआ तो एजुकेशन एक्ट लगा दिया हमने, तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। और सेस केवल उसी क्षेत्र, सेस की राशि जिस क्षेत्र के लिए, मान लें आपने सेस एजुकेशन लगाया है, तो एजुकेशन जो सेस लगाया है इससे होने वाला रेवेन्यू को आप एजुकेशन में ही खर्च कर पाओगे, ये होता है सेस। और ध्यान रखना
अगर जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को सरकार, केंद्र सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांट लेती है, लेकिन सेस उस पर लगने वाला जो सेस है वो केवल इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्राप्त होता है। तो सेस क्या होता है, विशेष उद्देश्यों के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है उस उद्देश्य में खर्च किया जाता है। सरचार्ज में क्या होता है, ये सरकार का अतिरिक्त, मतलब सरकार में कभी ज़्यादा दबाव बढ़ गया खर्चे का, तो अतिरिक्त इनकम जनरेट करने के लिए, जैसे अतिरिक्त इनकम जनरेट करने के लिए सरकार इस प्रकार का टैक्स लगाती है। ये डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्सों पे होता है। सेस आपको पता है जीएसटी पे लगा हुआ है सेस, तो जीएसटी में जिन राज्यों को क्षतिपूर्ति से नुकसान होगा उसके लिए सरकार कंपनसेट सेस लगाती है, ताकि जो राज्य ज़्यादा जीएसटी लगने से नुकसान हो रहे हैं उन राज्यों को उसकी क्षतिपूर्ति पे की जाए। सरचार्ज क्या होता है, अतिरिक्त होता है, और ये भी टैक्स पे टैक्स होता है। सेस और सरचार्ज दोनों की राशि भारतीय सेंट्रल रिजीम में जमा होती है और राज्यों के साथ ये विभाजित नहीं की जाती। तो जो सेस लगता है वो राज्यों के साथ विभाजित नहीं किया जाता। बेसिक सी इनके बारे में बताऊँ। टैक्स के बाद टैक्सेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में 2021 के अंदर 22 ट्रिलियन टैक्स की बात बोली गई। कितना टैक्स, इस व्यक्तिगत इनकम से इतना लाख करोड़ और कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा हो। ये ध्यान रखना किससे कितना ज़्यादा आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा आता है। हमारे पास टैक्स का डेटा है, अगर बात करें सरकार 55% जो टैक्स है टोटल रेवेन्यू प्राप्त करिए 9 लाख करोड़ सरकार का डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार को ज़्यादा मिलता है, आपको पता है, और सरकार ने स्कीम लेके आई है, हम करंट में पढ़ लेते हैं इनको भी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया क्लियर। इसके बाद टैक्स भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि मैंने बताया ना कि पे वाला, पेइंग एंड इम्पोजिंग। पे और इम्पोज ये दोनों अगर एक ही व्यक्ति पे होते हैं तो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे इम्पोज मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा और मैंने ही पे किया, ये है डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा अगर पेइंग एंड इम्पोजिंग, ये दोनों अलग अलग हो। पे कौन कर रहे हैं, जैसे कोई नमक पे लगने वाला टैक्स है, नमक पे पे करने वाली नमक कंपनी पे कर रही, पे करने वाला कस्टमर है, लेकिन इम्पोज किस पे होता है, कंपनी। जैसे अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है तो पे तो आप उसको करेंगे, मोबाइल में इंक्लूड ऑल टैक्स उसकी प्राइस डिसाइड होती है तो आप पे करेंगे, लेकिन जिस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग किया होता है वो जीएसटी भरती है, तो वो उसको इम्पोज उस पर होता है, पे हम करते हैं। तो इम्पोज और पे दोनों अलग अलग होता है, वो उससे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, कंपनी टैक्स और मेट और डिविडेंड्स, ये तीनों टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड जो शेयर आपने बेचे और खरीदे उनसे मिलने वाले लाभ पर लगने वाला टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन आपके पास जी सैक है और दूसरे को सिक्योरिटी आपने ट्रांजेक्शन करी तो उस पर होने वाली इनकम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कहलाती है। कैपिटल गेन, सरकार जैसे मान लें कैपिटल में क्या है, मान लें आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 2001 में खरीदी 10 लाख, 2020 में बेची आपने 50 लाख, लेकिन 2001 से 2020 के बीच में मार्केट की वैल्यू तो बढ़ी होगी, मार्केट की वैल्यू मान लो 20 लाख बढ़ गई, 10 से वो 20 लाख वैल्यू उसकी बढ़ी, तो आपने उसके बावजूद भी 50 लाख में बेच दिया, तो 30 लाख जो एक्स्ट्रा है ये आपको पे करने पड़ेगा। 30 लाख जो एक्स्ट्रा है इस पर आपको एक निश्चित अनुपात पे करना पड़ेगा, वो है आपको कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि आपकी कैपिटल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसके बाद जीएसटी, अप्रत्यक्ष कराधान में जीएसटी आपको पता है, तो ये तो हो गया आपका अप्रत्यक्ष कराधान। जीएसटी आप सभी जानते हैं, ये तो बेसिकली कॉमन चीज़ है, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं, ये सभी जानते हो। जीएसटी में क्या क्या संशोधन किए गए, जीएसटी में जो संविधान लाएगा तो हमें 4 अनुच्छेदों में चेंज करना पड़ा। एक तो 246A, 246A में ये बात बोली कि जीएसटी पर कर वसूलने का अधिकार राज्यों को, परंतु आईजीएसटी पर कर वसूलने का अधिकार, जो जीएसटी में 2 कर होते हैं, एक स्टेट जीएसटी और एक सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट जीएसटी का मतलब है कि कोई वस्तु एक्स राज्य से बाई राज्य में जा रही है तो ये इंटर जीएसटी लगता है, ये होता है आईजीएसटी, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी को वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे केंद्र राज्यों को बांटते हैं, ठीक है। ये बात बोली गई थी 246 के। 269 में ए में हमने आईजीएसटी के वितरण का काम किसको सौंपा, जीएसटी। देखो टैक्सों के वितरण का काम किसको सौंपा है हमने, नॉर्मली जो टैक्स है उनका वितरण कौन करता है, उनका वितरण वित्त आयोग करता है, लेकिन आईजीएसटी का वितरण कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 217 के अंतर्गत सीजीएसटी के अंतर्गत करों का विभाजन वित्त आयोग करेगा, ऑब्वियसली। सीजीएसटी का कौन करेगा, वित्त आयोग। आईजीएसटी का कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल। और 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की गठन की गई। जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसका एक अध्यक्ष होता है जो वित्त मंत्री होता है, राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी संबंधित जो नियम बनाते हैं वो ये काम करती है, और इसमें निर्णय 3/4 बहुमत होता है, 75% से होता है।
और इसमें जो वोटिंग पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है 1/3 और सारे स्टेटों को मिलाकर होते हैं 2/3, इस प्रकार से। यानी कि बिना स्टेटों के सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि 3/4 तक पहुंचने के लिए स्टेटों की सहमति जरूरी है। जीएसटी के दायरे से कस्टम, पेट्रोल ये बाहर रखेंगे। इनको बाहर रखने का महत्वपूर्ण काम ये है कि ये राज्यों की आय के मुख्य स्रोत थे, और अगर ये जीएसटी के अंतर्गत आ जाते तो राज्यों को थोड़ी इनकम में जरूर दिक्कत आ जाती, इसलिए इनको भी बाहर में रखा। जीएसटी का लाभ ये है कि जीएसटी आने से बार बार अब नॉर्मली सब जगह एक जैसा टैक्स लागू होगा। इंस्पेक्टर आज जो आपने सुना हो कस्टम वाले होते थे, उनकी अब चार्ज चलेगी नहीं, और इससे वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी आई, क्योंकि पहले जीएसटी के ऊपर जीएसटी देना पड़ता, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की जीएसटी देते थे। तो ये सारे फायदे हैं, बेसिक चीज ज़्यादा है नहीं इसमें, और ये सारी चुनौतियां हैं कि जीएसटी आने से थोड़ी बहुत तो दिक्कत आई है, बाद में होगी। एक आपका इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, लास्ट एक इम्पोर्टेंट ये था, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी, एनपीटी। ये क्या होता है? जीएसटी काउंसिल, इसको इस कमेटी गठन क्या हुआ, जैसे मान लो जीएसटी काउंसिल बैठती है, उसकी मीटिंग बैठी, और कोई एक्स नामक वस्तु पहले 18% स्लैब में आती थी, तो कस्टमर से 18% जीएसटी लिया जाएगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल बैठने के बाद दोबारा ये डिसाइजन किया गया था कि 12% में आनी चाहिए, तो ये 6% की जो स्लैब घटी है, तो इसका फायदा कस्टमर को भी होना चाहिए। लेकिन कोई दुकानदार अभी भी इस पर 18% वसूल कर रहा है। तो इस प्रकार जो कस्टमर के साथ जो भेदभाव हो रहा है, कस्टमर के साथ जो इस प्रकार का जो उसका शोषण हो रहा है, इसको रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी बनाई गई थी। और नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी का मुख्य उद्देश्य था कि जो जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स की स्लैबों में जो चेंज किया जाता है, वो कस्टमर को उसका फायदा मिलना चाहिए। और अगर कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट अगर इसको मिसयूज करती है, अगर, तो उसमें एक कार्रवाई कर सकती है एनपीटी संस्था। इसमें क्या बोला गया कि वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ता को मिलना चाहिए, टैक्स कमी के बाद अंतिम उपभोक्ता को उसको लाभ मिलना चाहिए। और अगर कोई पंजीकृत विक्रेता जो सेलर है, जीएसटी में रजिस्टर है, अगर वो इस लाभ को नहीं दे रहा, तो उसकी पहचान करेगी, पहचान करने के बाद उसको जुर्माना लगाएगी, और जुर्माना करने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानता तो उसका लाइसेंस रद्द कर देगी। यानी कि ये देखेगी कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा लागू किए गए सारे डिसीजन जमीनी स्तर तक जाना चाहिए और उसका फायदा उपभोक्ता तक मिलना चाहिए, यही इसका मेन काम है। इसके बाद आपको होता है जीएसटी एन, ये जीएसटी नेटवर्क होता है, यानी कि जीएसटी से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा होगा उसको स्टोर करेगा। अब जीएसटी का डेटा जीएसटी आई नंबर दिया जाता है हर जीएसटी सेलर को, उसका जीएसटी आई नंबर होता है जिसको जीएसटी पे करता है। तो जीएसटीएन जीएसटी नेटवर्क 2013 यह जीएसटी से संबंधित पूरे नेटवर्क का विकास करता है। और जीएसटी के जो विक्रेता है उनको जीएसटी आईएन नंबर देता है। जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है? 15 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो हर जीएसटी पेयर को दिया जाता है। तो वो कौन देता है? जीएसटीएन नेटवर्क देता है। इसका गठन क्या किया गया 2013 में। इसमें हिस्सेदारी, ये लाभकारी गैर लाभकारी संस्था है, और ये सरकार की हिस्सेदारी इसमें 51% है। पहले इसमें 49% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की थी, वर्तमान में सरकार ने 100% हिस्सेदारी इसमें कर ली है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव संस्था है, ये डेटा को रखती है, और डेटा के हिसाब से सरकार सोचती है कि प्राइवेट को रखने से अच्छा है कि हम अपने पास इसकी हिस्सेदारी रखें। इस प्रकार जीएसटी का मॉडल है। एक टॉपिक थोड़ा सा हमने हल्के में लिया, ये देखते हैं जीएसटी के फायदे क्या है। ये आपको थोड़ा सा जीएसटी लगने से फायदा क्या है। जीएसटी लगने से पहले तो इंस्पेक्टर आज से खत्म हुआ। पहले आपने सुना होगा कि सेल टैक्स के इंस्पेक्टर जाते हैं, कंपनियों पे छापे मारते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन बहुत होता है। बार बार व्यापारी के पास जा रहे हैं, कोई भी रूल निकाल देंगे, उसको बेचारे को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो इसको कम करने के लिए मुख्य रूप से कैसा ना हो, इसलिए मुख्य रूप से ये खत्म हो जाएगा। अब जीएसटी, अब तो सब जगह कॉमन इंटरेस्ट रेट लगेगी, कॉमन टैक्स रेट लगेगी, तो कोई बार बार जाएगा नहीं, ऑनलाइन डिपॉजिट करवा देगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं वस्तु और सेवा के कारण, पहले क्या था कि पहले टैक्स के ऊपर टैक्स, पहले क्या था 100 रुपये की चीज़ है और उस पर 50% किसी ने मान लें इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट कमाया 150 रुपये, तो इस 150 में फिर टैक्स लगेगा 200 रुपये हो गया, फिर टैक्स लगेगा। ऐसे जो पहले क्या होता था टोटल पे टैक्स आता था। जीएसटी क्या होता है, जो वैल्यू एडिशन होता है, ये 50 रुपये बढ़े तो 50 में टैक्स लगेगा, यहाँ भी 50 बढ़े तो 50 में टैक्स लगेगा। इससे क्या है कि उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरा, वस्तु जब प्राइस कम होगी वस्तु सेवा की मांग बढ़ेगी। और सभी राज्यों में जीएसटी क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया टैक्स हो जाएगा। और हालांकि आपने देखा होगा कि वर्तमान में पेट्रोलियम इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए आप राज्यों में पेट्रोल को लेकर के वेरी करते होंगे। लेकिन ज़्यादातर जिन वस्तुओं में जीएसटी लागू हो गया है वहां पर आप प्राइस को देकर के वेरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी राज्यों में एक ही प्राइस होगी, बिकॉज ऑफ सभी राज्यों के लिए एक जीएसटी लागू।
एक समान कर होने पर सभी राज्यों का विकास होगा। पहले क्या था कि महाराष्ट्र, गुजरात इनको ज़्यादा टैक्स मिलता था, यही आगे चले जाते थे। बंगाल, बिहार बेचारों को ज़्यादा टैक्स नहीं मिलता। जीएसटी बैट है, इसलिए बड़ी औद्योगिक इकाइयां अपने जीएसटी में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, यानी जो वैल्यू एडिशन होता है उसी पे टैक्स लगता है। और पहले क्या है, टोटल पे टैक्स लगता था। तो जैसे मान लीजिए ये फैक्ट्री कोई, और ये फैक्ट्री क्या है, महिंद्रा गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, इसको टायर भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये भी चाहिए। तो पहले ये क्या करती थी, अपनी छोटी छोटी कंपनी बढ़ाती थी जो टायर भी बनाती थी, तो डायरेक्ट वहीं से अपना इक्विपमेंट खरीद लेती थी। क्योंकि पहले टैक्स इतना ज़्यादा था कि अगर और कंपनी से खरीदती तो ज़्यादा पे करना पड़ता। अब ये क्या कर रहा है, अभी सरकार ने जीएसटी लागू से वो टैक्स कम हो गया है, तो अब ये खुद नहीं बनाएंगे, ये सोचेंगे अगर सस्ता मिल जाएगा तो छोटी छोटी एमएसएमई उनसे हम डायरेक्टली खरीदेंगे, उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है। चुनौती है कि प्रारंभिक दौर में अचानक से तुमने चेंज किया है तो वस्तुओं की कीमत महंगी हुई। सेस की आलोचना है क्योंकि राज्यों को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम जैसा पदार्थ अभी तक बाहर रखा गया है और आयातक राज्यों को लाभ होगा। आयातक राज्य जैसे मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, यूपी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है महाराष्ट्र, और अगर उसकी बिक्री हो रही है कहाँ पर, यूपी में, तो यूपी क्योंकि ये महाराष्ट्र आयात कर रहा है एक तरह से, तो यूपी को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अंतिम टैक्स इसी में मिलेगा, जहाँ बिक्री होती है वहीं पर टैक्स मिलेगा। अब बिक्री उसकी कहाँ हो रही है, बिक्री उसकी यूपी में हो रही है, तो यूपी सरकार को टैक्स मिलेगा। इससे आयातित लाभ राज्य उनको फायदा होगा और जो निर्यातित लाभ है उनको नुकसान होगा। बेसिक सी चीज़ है कि जीएसटी, अभी क्वेश्चन जीएसटी को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल की वजह से, इसमें एक क्वेश्चन आपसे अभी पूछा जाता है, जो जीएसटी है ये जीएसटी से क्या क्या चीज़ें नहीं वो हुई है, और जीएसटी की वजह से क्या क्या फायदे हुए, और एक क्वेश्चन बन सकता है जीएसटी का मूल्यांकन करते हैं। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया इसमें मेंस के, लेकिन दोबारा आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी राज क्वेश्चन थी जो खत्म हो गई, अब ज़्यादा बची। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बताया, मुद्रास्फीति प्री के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल से आप पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। तो एक वीडियो और है आपका इकोनॉमी का, बाकी इकोनॉमी आपकी खत्म, लगभग खत्म हो चुकी है हमारी ओर से, बाकी कुछ चीज़ रहेगी हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी कुछ चीज़ें रह रही है जो हम एक वीडियो में इकोनॉमी खत्म कर देंगे, और पॉलिटिक्स कुछ वीडियो रह रहे हैं उनको भी हम खत्म कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा फ्री के क्रैश कोर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, उसको बहुत फायदा होगा। उसमें वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये जो राजकोषीय पॉलिसी वाला जो टॉपिक पढ़ा था ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजकोषीय चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।